बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हलचल बदस्तूर जारी है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च और उससे पहले सुहेल आफरीदी की यकीन दहानी के बावजूद कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, मुलाकात करवा दी जाए, मुलाकात नहीं करवाई गई। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे का क्या लाया अमल देगी और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर प्रेशर बढ़ा पाएगी कि कोई रिलीफ हासिल किया जा सके, रिहाई ना सही लेकिन रसाई, जो कि एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और चूंकि बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत के हवाले से भी तशवीश है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब हो पाएगी? ये वक्त क्यों दिया गया है? इस वक्त के दौरान लॉन्ग मार्च तक का जो टाइम है, पीटीआई की क्या पॉलिसी होने जा रही है और क्या अदालतों से किसी रिलीफ की तवक्को की जा सकती है? इसी सब पर बात करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून फैसल चौधरी एडवोकेट साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफकत अयाज साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शफकत अयाज साहब, सुहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि मुलाकात करवा दें मंगल के दिन, वरना फिर जुमेरात को हर चौक डी चौक बन जाएगा। हुकूमत ने तो मुलाकात नहीं करवाई और ना ही हुकूमत ने सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई गारंटी पर काम धरे हैं, बल्कि अब तो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जुमेरात तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, पीटीआई अपने बंदों का बंदोबस्त करे, जो होता है करे। भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है मखदूम साहब के राना सनाउल्लाह साहब की आपने बात की, मुझे तो मायूसी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो जमहूरियत का वो जिक्र करते रहे हैं, और अभी पिछले दिन आपने देखा था कि राना सनाउल्लाह साहब पे पाबंदी लगाई गई कि आपने जवाब नहीं देना मोहसिन नकवी साहब को। और उसने खुद ये कहा था कि जिस बंदे ने 30 साल की कामयाबी जो है वो 3 साल में हासिल की है सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की बदौलत, तो ये खुद तो उनको जवाब नहीं दे सके और फिर इन पे पाबंदी लगी कि आपने जवाब नहीं देना। यहाँ पे सुहेल आफरीदी जो कि 4 करोड़ 80 लाख लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उन्हें बात की तो इन्होंने उनको जवाब तो मुनासिब समझा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को नहीं समझा और उनको कह रहे कि आप जो है बंदों का बंदोबस्त कर लें। तो सुहेल आफरीदी साहब ने आज उनको कहा कि मैं तो बंदों का बंदोबस्त कर लूंगा, आप अपना बंदोबस्त कर ले, क्योंकि इंशाल्लाह आपकी हुकूमत बहुत जल्द जो है ना खत्म होने जा रही है। मसला ये है कि यहाँ पे तो हम जमहूरियत के आगे जो है फिर बड़े बहादुर बन जाते हैं, लेकिन जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं उनके सामने फिर इनकी जो है आत नहीं निकलती। लेकिन इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे। सीएम साहब ने कहा था कि 13 अगस्त को हम भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, निकलेंगे, रोडों पे आएंगे, और उसके बाद जो हमारा प्लान है वो भी इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। 27 के लिए भी हमारी तैयारी है और कल इंशाल्लाह हम स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज कर रहे हैं खैबर से। और फिर इसके बाद 13 अगस्त को भी इंशाल्लाह सरप्राइज है, फिर 14 अगस्त को भी सरप्राइज है। पहले इसलिए नहीं बताना चाहते कि ये तो आपको पता है कि जमहूरियत है नहीं, हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार करते हैं। और 27 से हम हैं वो हमारा कायम है। और उससे पहले आज चूंकि सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई है तो रजिस्ट्रार साहब ने सॉरी रजिस्ट्रार साहब ने उनको कहा है कि 6 दिन मेरे ख्याल में उन्हें टाइम दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हम रोडों पे आ रहे हैं। ओके, अगर ये डेडलाइन नहीं पूरी होती। मैं फैसल चौधरी साहब आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लीगल पॉलिसी भी अपनाई, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या प्रेशर बिल्ड करने में पीटीआई कामयाब रही? और अभी जो स्ट्रैटेजी है, हाउ डू यू एनालाइज इट, कि क्या ये कारगर साबित हो पाएगी? थैंक यू मखदूम साहब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये कामयाब हो पाएगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी को नई तो है नहीं। 3-4 साल से इसी के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन बार बार जो है वो एक ही अप्रोच से आप जाते हैं तो उसका फ़ायदा तो नहीं हुआ है। और उसकी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इमरान खान साहब हैं और उनकी एहलियाँ हैं। और ये बात पीटीआई को रियलाइज़ करनी चाहिए कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और ये जो सियासत का वक्त अभी शायद नहीं है। सबसे पहले तो आप इमरान खान साहब की रसाई हासिल करें, फिर उनके इलाज मुआवजे के लिए जो है ना ठीक
वो मामला करें, बाकी चीज़ें उनकी ज़िंदगी और सेहत के साथ ही सियासत है ना जी। तो अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी सेहत ठीक नहीं है तो फिर सियासत किसी की तो पीटीआई में नहीं हो सकती। और ये बात तो सबको माननी पड़ेगी ना जी कि पीटीआई की जो सियासत है उनका तो महवर मरकज़ इमरान खान है। उनके अलावा तो कोई ऐसा लीडर नहीं है पूरी पार्टी में जिनके पीछे बंदे भी निकल आए या वो क्राउड पुलर हो, ऐसा तो कोई बंदा नहीं है। तो ये चीज़ें जैसे आज अगर रजिस्ट्रार को मिलना था, तो लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा चले जाते और मिल लेते, उसमें तो कोई इतना बड़ा वहाँ पे बंदे इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर अभी भी अगर आप ये समझते हैं कि कोर्ट में केस लगेगा और अदालत आपको रसाई देगी और फैसला होगा, तो फिर आपकी मुलाकात होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो ऑलरेडी मौजूद हैं। अदालतों के फैसले तो ऑलरेडी मौजूद हैं, मैंने खुद लेके दिए हुए हैं। तो उसका तो अमल दरामद हो नहीं रहा, लेकिन अदालतों से उम्मीद लगाना तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये किस बात पे उम्मीद लगाई जा रही है। मेरा ख्याल में तो बेहतर ये है कि बजाय इसके ये जो पीटीआई का ये जो है ना बात बार-बार कहना कि जी हम बंदे ले आएँगे, ये ना आप ला सकते हैं, ना आप यहाँ से बंदे इकट्ठे होंगे। आप सुहेल साहब को चाहिए कि वो और अपोज़िशन लीडर जो हैं गौहर अली खान के साथ मिलके वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-दाख़िला के साथ राब्ता करें और उसके साथ स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के साथ राब्ता करें और इमरान खान साहब तक जो भी कोई जो इसकी मुलाकात की सही करे और उस मुलाकात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। ये भी एक बात बड़ी ज़रूरी है क्योंकि देखें इस वक़्त आपकी जो सियासत है, वो नहीं चल जी। सकेगी, वो चलेगी तो एक ही सूरत में चल सकती है कि वो इमरान खान साहब तक जो है रसाई के लिए को बात हो। बिल्कुल। और इसमें शफ़क़त एयाज़ साहब, चलें ये फैसल साहब का ओपिनियन आया, इस पे आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो ये सवाल तो पूछता है कि पहले मैंडेट वापसी एक मुतालबा था, फिर रिहाई, अब रसाई भी नहीं हो पा रही, और इतना डिले जो आता है इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि छोटी ईद से पहले रमज़ान में सुना कि ईद के बाद फिर बड़ी ईद भी आई एंड सो ऑन। बहुत से लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि हालिया कॉल भी एक ट्रक की बत्ती है, तो क्या इसे ट्रक की बत्ती समझा जाए या इस मरतबा डिफरेंट क्या होगा कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़े? वरना राणा साहब की स्टेटमेंट से तो लगता है ना कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपकी इस कॉल को, आपके इस अल्टीमेटम को मॉक कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा है 20 लाख बंदा लाए ना, 10-15 हज़ार की मैं आपको रियायत दे देता हूं। मतलब दे आर श्योर कि आप नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये है ना कि अभी जिस तरह फैसल भाई ने बात की, हमने ऐसा क्या कुछ नहीं किया कि जिससे हमारी आसानी पैदा हुई हो या हमें रास्ता दिया गया हो। पहली बात तो ये है कि 9 महीने सीएम साहब को हो चुके हैं कि वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा, उन्होंने इनके मिनिस्टर से बात की, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से बात की, इन्होंने अदालतों का रास्ता जो है वो अपनाया, उनका दरवाजा खटखटाया, हरियाणा जेल आए। कहाँ से बात बोलने लगी बताएं? एक इलेक्टेड सीएम को आप कैसे जो है ना उनके लीडर से आप नहीं मिलने देते, फिर 9 महीनों से आप उनकी बहनों को नहीं मिलवाने दे रहे, उनके फैमिली डॉक्टर्स को, उनके वकला की टीम को नहीं मिलने दे रहे। तो ये हमारी तरफ से कोई कोताही तो नहीं है, ये उनकी तरफ से कोताही है जो आईन को नहीं मानते, जो कानून को नहीं मानते, जो खुद जो है अपने इदारों को और इदारों की पमारी कर रहे। ये तो उन पे क्वेश्चन बनता है, हमारे ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब आप ये कह रहे हैं हमने कौन सा ऐसा रास्ता जो जमहूरी नहीं है और हमने नहीं अपनाया है। अब अगर हम रोडों पे आ रहे हैं तो ये हमारा वो हक है जो आर्टिकल 619 हमें देता है कि हम रोडों पे इसलिए आ रहे हैं कि हमारी कोई बात नहीं मान रहा, और हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास आखिर में सिवाय इससे कि हम जमहूरी तरीके से निकल आए, अमन के रास्ते पे निकल आए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम प्रोटेस्ट के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब की आपने बात की, वो तो 17 सीटों पर बैठे हुए हैं। अगर वो ये बदमाशी नहीं करेंगे तो वो फिर 17 सीटों पे क्यों बैठे हैं? उन्हें तो हमेशा जो है वो कोई इधर जो का नारा लगाया था, लेकिन उसके पीछे छुप के और वारदात करते रहे हैं। उनकी अगर इतनी हिम्मत थी तो मोहसिन नकवी को ये जवाब दे जाते, जब मोहसिन नकवी ने इनको कहा कि आपका सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इस वक्त आप देख लें कि मुल्क में क्या चीजें चली, आपकी मीशत कहाँ पे खड़ी है।
آپ کا GDP پورا کہاں پہ کڑا ہے. یہ ان کی وہ گورننس جو جن کو 3 دفعہ جو ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھاتے اور نیچے گراتے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کے خود کی لیڈر کو ہم نے اجازت دی تھی کہ جائیں آپ باہر اپنا علاج کرائیں, ڈاکٹر عدنان کو چھوڑا تھا, ان کے پلیٹلیٹس گرے نہیں تھے, گرائے گئے تھے, تو وہ موقع ہماری ہی گورنمنٹ میں دیا گیا تھا ان کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو پولیٹیکل سسٹم کو مانتی ہی نہیں ہے. اب بھی وہ اسی سوچ پہ قائم ہے کہ ہم نے بیک ڈور پہ معاملات ٹھیک کر کے کیا نام ہے 17 سیٹوں میں دوبارہ حکومت حاصل کرنی ہے. لیکن ان کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا, کیونکہ ملک ان سے سنبھالا نہیں جا رہا, معیشت جو ہے وہ گری ہوئی ہے. اور اگر ریاستی ادارے یہاں پہ کچھ عقل کا فیصلہ نہیں کریں گے تو میرے خیال سے یہ پھر جو سسٹم یہ خود کے ریگولیٹ ہو چکا تھا اور ہے, تو یہ آگے سنبھال نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے شفقت صاحب, دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. فیصل صاحب, ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں, حکومت نہیں کر رہی. ایک تو اس پہ بتائیے گا کہ پھر حل تو پھر یہی رہتا ہے کہ آپ کو اگر دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو آپ دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ٹوٹے نہ ٹوٹے الگ بات. سیکنڈلی, اگر ہم اس وقت کا پولیٹیکل سینیریو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے ویسے پی ٹی آئی کے لیے کوئی سپیس بن سکتی ہے, کیونکہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا معاملہ بھی زیر بحث آ چکا ہے. پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی کچھ اختلافات ہیں. ویسے تو پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ یہ نورا کشتی ہے, لیکن کچھ سخت اختلافات جو ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں. سو اس میں کیا پی ٹی آئی کے لیے کوئی اپرچونٹی بن سکتی ہے کہ وہ قومی دھارے میں آ پائے؟ نہیں, پی ٹی آئی کے بغیر تو قومی دھارا پورا ہی نہیں ہے نا. جو شفقت ایاز صاحب نے باتیں کی ہیں ان سے کسی پہ دوسری رائے رکھنا ممکن نہیں ہے. ایگزیکٹلی. پی ٹی آئی کو ظاہر ہے دیوار سے اتنا لگا دیا گیا ہے کہ وہ احتجاج کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جو سوال یہ تھا کہ آپ کا احتجاج دباؤ کریٹ کر سکے گا, تو میرا اس میں انالیسز یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکے گا. دیکھیے, سہیل افریدی صاحب نے جو بھی سلسلہ اختیار کیا, کل انہوں نے ایک بڑی اچھی تجویز دی, اور میں نے یہ پرسوں ARY میں ماریہ میمن صاحبہ کے شو پہ یہ کہا کہ آپ جو گارنٹی والی بات کریں وہ بالکل درست بات ہے, اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہ جو ایک چنگیز خان جیسا ان کا ایک رویہ ہے, یہ اس کو ترک کرنا چاہیے. اور مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب اگر آپ یہ بات کرتے ہیں, پہلے آپ مطالبہ کریں, ساتھ میں ہمارے دوست یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ورنہ ہم یہ کریں. ورنہ والی بات جو ہے وہ آپ کی فیور میں نہیں جاتی, آپ کے اگینسٹ جاتی ہے. آج بھی وہاں پہ ایک پنڈی میں بندہ جو ہے وہ شارٹ ہوا ہے اور اس کو پی ٹی آئی کا ورکر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. حالانکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ورکر جو ہے وہ جھنڈے اور وہ اٹھا کے یہ کرے گا. تو اینی ویز دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. ایشو یہ ہے کہ آپ کو شفقت صاحب کو یا سہیل خان افریدی کو بات تو پھر انہی لوگوں سے کرنی پڑے گی. سسٹم اس ملک میں کوئی نہیں ہے. وہ تو ان کے انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. ان کے صحت ہیلتھ میں 3 منسٹرز نے کہہ دیا. پھر ان کا ڈیفینس منسٹر کہتا ہے جی ہائبرڈ نظام ہے. ہائبرڈ نظام ہے, کانسٹیٹیوشنل نظام تو نہیں ہوتا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوریاں بھی اگر ہو رہی ہیں یا وہ ہو سکتی ہیں, کیونکہ 28ویں ترمیم میں صوبوں کا جو معاملہ ہے وہ ان کے لیے کافی پرابلمٹک ہے. لیکن ابھی آپ نے جو دیکھیں نا اپوزیشن لیڈر بنائے ہیں, ان کا کیا کردار ہے. یعنی عمران خان کی صحت پہ پوری پارٹی لگی ہوئی ہے, وہ خط لے کر ہیں الیکشن کمیشن کے ممبر لگائیں. آپ وہ رات کو سہیل خان افریدی گئے ہیں کہ جی سہیل خان افریدی مجھ سے ملتے نہیں. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے عمران خان کا, پی ٹی آئی کا, کہ آپ ایک سیٹ کے ممبر اور آپ کو اپوزیشن لیڈر لگا دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, کبھی انہوں نے بات کیا محمود خان اچکزئی کے وہ شہباز بھائی کہتے ہیں, تو اپنے بھائی سے بات کریں جا کے کہ آپ گارنٹی لکھ کے دیں. فیملی کو بھی چاہیے کہ وہ لکھ کے دے دیں, اور اگر نہیں لکھ کے دیں گے تو ان کی ملاقات نہیں ہوگی کہ اس
मुलाकात को सियासी मकासद के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है मखदूम साहब और शफ़क़त साहब की तवज्जुह से इनकी पार्टी के हमारे क्योंकि दोस्त भी हैं, कल भी मैंने अपने मेंबरान को ये बताया है, इमरान खान साहब की सेहत, उनकी बीबी की सेहत अच्छी नहीं है। आप ये सियासत को फ़िलहाल बालाए ताक रखें और पहले उन तक एक्सेस करें, उनको जो है ना फैसिलिटेट करवा के दें। बाकी बातें आपकी टाइम होगा तो आ जाएगी। इस वक़्त पंजाब में कम से कम मैं आपको बता सकता हूँ, ना पिंडी डिवीज़न से, ना झेलम से, ना चकवाल से, ना पिंडी से, ना अटक से बंदे अडयाला में आते हैं। इवन अडयाला के अपने वर्कर नहीं आते और मैं झेलम से ताल्लुक़ रखता हूँ, कभी ज़िंदगी में एक बंदा नहीं आया वहाँ पे और ना ही वो लेके जाते हैं। सब ने जो है अपने मामला दुरुस्त किए हुए हैं। तो ये सारी सज़ा इमरान खान साहब क्यों भुगते हैं? देखिए, मेरे लिए जो पीटीआई से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इमरान खान साहब है। एग्जैक्टली। उनकी सेहत है, उनकी सलामती है, उनकी वाइफ हैं, मेरे कारकुनान हैं, 35,000 बंदा हमारा क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है। उनका को परेशान हाल ही, आखिर वो भी तो ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब के और पार्टी की है ना जी। मुल्क में जो आगे चलना है वो भी उनकी ज़िम्मेदारी है। तो आप अपना जो एक अप्रोच है वो लड़ाई से हटाएँ और आपको यही करना पड़ेगा। देखिए, अगर इमरान खान साहब तो नहीं करते हैं ना जी, वो तो कभी भी नहीं करेंगे। तो आप सब मिलके मेहनत करें, आप सब अपना रास्ता तलाश करें। आप भी वही काम करेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, साल से तो मुलाकातें उनकी बंद हैं। सॉलिटरी में कैद तन्हाई में रहना आसान तो नहीं होता। इमरान खान साहब 74 साल के हो चुके हैं। उनकी एज, वो सुपर फिट हैं, लेकिन एज एक फैक्टर होता है मखदूम इट्स अ साहब। रियलिटी। ये चीज़ें रियलाइज़ करनी है आपको। मेरा जितना इमरान खान साहब के हम लोग करीब रहे हैं या हैं, आप यकीन जानिए कि इस तरह से नहीं होता कभी। इस तरह से तो गोरा राज था तब भी नहीं होता था। ठीक है जी, कि इतनी देर आप उनको साल-साल कैद तन्हाई रखें, उसका एक साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, मेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं। उनसे बचाना जो है वो ज़रूरी है। इमरान खान साहब की ने सियासत करनी है तो सियासी तौर पे उनको कोई चैलेंज नहीं है। ये भी मैं आपको एक, सॉरी मैं थोड़ा-सा गुफ्तगू लंबी कर रहा हूँ, शफ़क़त साहब से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पार्टी को ये रियलाइज़ कराना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब को पॉलिटिकली कोई चैलेंज नहीं है। आपका ख़्याल है नवाज़ शरीफ ज़रदारी उनके लिए चैलेंज है? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो है 100 दफ़ा भी पैदा होके आए इमरान खान का ये के सामने अशर अशीर भी नहीं है, उनके टोने हैं उनके सामने। लेकिन अगर आप वो जो हैं उनको जेल में पड़े रहेंगे तो फिर तो पार्टी के हालात पंजाब में तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। आप देखिए ना कि जनरल सेक्रेटरी जो है वो इतना लाउबाली आदमी है कि अपनी पार्टी के खिलाफात भी कोई पब्लिकली करता है जी। और फिर वहां से वो एक सेनेटर साहब आए, उनका भी रवैया मुनासिब नहीं है। आप जब इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, आप जो अपने कपड़े जो हैं वो सड़कों पे धो रहे हैं ताकि सारे लोग देखें, इस तरह से नहीं होता। आपकी पार्टी में कोई एक ऐसा मखदूम सा बंदा नहीं है इनकी पार्टी में, हमारी पार्टी में, जिनके पीछे लोग मुतहद हो सके और बाहर निकले। इसलिए इमरान खान साहब की ज़ात ही एक पिवट है, उनके ऊपर तो जो थे। बाकी ना फैमिली में कोई बंदा ऐसा, और फ्रैंकली स्पीकिंग पीटीआई की तो लीडरशिप में है ही कोई नहीं कि जिसके पीछे बंदे निकले। बंदे जितने भी निकल आए उसका कोई इफेक्ट नहीं होना। पॉलिटिक्स करें और एक बेहतर सुपीरियर पॉलिटिक्स करके अपनी स्पेस कोई आपको देगा नहीं, लेनी पड़ेगी, बनानी पड़ती है, वो बनाएं। ठीक हो गया फैसल चौधरी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। मैं शफकत याद साहब इस पे आपका इनपुट ज़रूर लूँगा, क्योंकि हम देखते हैं कि इतना सीरियस इशू चल रहा है, सेहत है, टाइम स्पेसिफिक है, फिर आपसी इख्तलाफात सामने आ जाते हैं और फिर इवन आपकी जो कॉल थी उसके ऊपर भी बाहर बैठे कुछ रहनुमाओं ने तनकीद की, बल्कि अब तो सुहेला अफरीदी साहब के इंटरव्यूज़ पर भी तनकीद हो रही है कि ये इंटरव्यू चल क्यों गए। मतलब इस तरह तो फिर अपने ही लोगों को कमज़ोर करने का ये वतीरा चल पड़ा है। पीटीआई तो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये है ना कि फैसल भाई ने नो डाउट जो बातें की है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हमने इनमें से बहुत सारी चीजें जो है वो हमने पहले भी की थी, अभी कर रहे हैं। बात यह है कि ये सिस्टम जो है ये क्यों डील मांग रहा है, हर बात के लिए डील, हर बात के लिए आए बात करे। तो डीलों पे कब तक हम इस मुल्क को चलाएंगे? क्या इस मुल्क में कानून नहीं है? फैसल भाई को तो सारी चीजों का पता है कि जेल मैनुअल क्या कहता है। अगर हर एक कैदी के पास ये इख्तियार है कि वो दिन में जो है अपने लोगों से मिल सकते हैं, बल्कि हफ्ते में उनकी एक तकरीबन फैमिली मेंबर से मिलना,
वकला से मिलना, लीडरशिप से मिलना, ये हर केडी का हक होता है। और खान साहब तो साबिका प्राइम मिनिस्टर है, उनको मतलब वो बीमार है तो उसको बीमारी और उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी डील की जरूरत है, लेकर जाएं, उसको शिफ्ट करें। इसमें क्यों मैं जाके मिन्नती करूं या कोई और जाके मिन्नती करे, ये तो सिस्टम को खुद देखना चाहिए। क्या नवाज शरीफ साहब जब बीमार थे तो क्या उनको डॉक्टर अदनान हमने किसी डील के तौर पे छोड़ा था? जब उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म था, बड़ा आदमी था। आपका दुश्मन बड़ा आदमी नहीं है, छोटे लोग हैं। इशू ये है कि हम सबको इमरान खान साहब की जात के लिए करना ना जी, अपने और लिए आपके लिए तो शायद हम कभी भी ना जाएं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त बाकी बातें, ये बातें करने की नहीं है। आप बिल्कुल, आपकी बातें 100% दुरुस्त हैं हजूर, लेकिन यहाँ पे दुनिया में कोई कानून नहीं रह गया। मतलब जो अमेरिका, इसराइल ने ईरान के खिलाफ किया है, जो मामला चल रहा है, आप गुजारिश है कि आपकी बिल्कुल बात, एक आइडियलिस्ट अप्रोच तो यही होनी चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए अप्रोच बदलनी पड़ेगी, कांटा बदल के आपको मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। ये फैसला अब आप लोगों ने करना है, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग फैसला साज हैं। फैसल भाई देखें, बात यह है कि मेरी कल नूरीन आपा से बात हुई। मैंने उनको कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब की, चूंकि मैं दुआ के लिए गया था, शायद फटक साहब भी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे कहा कि बात सीरियस है और आप जो है बहनों में से किसी से बात कर ले। तो मैंने उनको कॉल की, चूंकि वो भी पेशावर में थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो भी श्योरिटी चाहिए हम देने के लिए तैयार है, लेकिन कम अज कम इस वक्त हमें अपने भाई की जो है जरूरत है, हम चाहते हैं कि वो शिफ्ट हो जाए। उन्होंने मतलब अब क्या करे, वो आज भी यहाँ पे अडियाला में खुद हूँ, वो यहाँ पे है, वो चाहते हैं हम किसी तरह से बात करने के लिए वो नहीं है तैयार। मतलब क्यों हम बात करेंगे आके बाहर मीडिया पे, लेकिन कम अज कम छोड़े तो सही, चले डील भी आपने करे, आए डील करते हैं, हम कोई बात नहीं करेंगे, ये छोड़े तो सही। बात है, और हुकूमत को सुननी चाहिए, हुकूमत को ये बात को सुनना चाहिए, और आप बार बार ये बात करें। देखें, ये जो आज अलीमा आपा और वो हैं, ये अपनी प्रेस टॉक में ये बात करते हैं कि हम लिख देते हैं, तो उससे ये होता है, देखिए जब आप ये गुफ्तगू करेंगे ना तो प्रेशर में हुकूमत आएगी। आप ये बार बार करें, जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक बार बार करें। सोहेला फरीदी साहब ने कल खुद कहा है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की, बड़ी समझदाराना बात की है। हाँ, तो उसके बाद तो कम अज कम अब उसके बाद तनकीद बनती है इन पे, ताकि पूरी कौम इसके खिलाफ बोले, और आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम अज कम इस आवाज को उठाएं कि ये जो 17 सीटों पे बैठे हुए हैं। सर मैंने तो सबसे पहले अभी भी जो ट्वीट की है इमरान खान साहब की, आपको पता है जब तक मैं था मुलाकातें जैसे भी करवाते थे, आकड़ के तो कोई भी नहीं करवाता, हमारा एक रोल था, हमने वो मुलाकातें जारी रखी। लेकिन मेरी सिर्फ आप लोगों सबसे ये गुजारिश है कि इस वक्त जैसे भी हो सकता है, इस पे कोई किसी की अना नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब से मुलाकात करें, चाहे मेहनत करनी पड़े, चाहे आप अगर जोर आप लगा सकते हैं बिल्कुल लगाएं, लेकिन जो भी है उसको करके इमरान खान साहब तक एक्सेस हासिल करें, उनकी इलाज मुआवजा कराएं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, बार बार मैं सबको ये बता रहा हूँ, MNAs भी जो आपको पता है हमारे सारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो मैंने उनको भी कल बताया है, आपके तवज्जुह से भी सबको बता रहा हूँ, हालात ठीक नहीं है जेल के अंदर। वो खासकर बुशरा बीबी की हालात बहुत खराब है, और उनको फौरी तौर पे डॉक्टर एक्सेस चाहिए। और इस हुकूमत को भी बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप असल में तो मक्तदरा से बात करने वाली बात है कि जी आप मेहरबानी करें, आप ये जिद ना लगाएं, आप उनकी जो है जान, उनकी जान से और उनकी सेहत से ज्यादा जरूरी कोई बात नहीं, बाकी बातें होती रहेंगी, पहले वो कर लें, उसके बाद बाकी बातें करें, सौ दफा करें, हमारी पार्टी है। हाँ, इसके लिए हमारे तमाम दुआएं आपके साथ हैं, तमाम एफर्ट्स आपके साथ हैं, लेकिन इमरान खान साहब की सेहत कम्स फर्स्ट मेरी नज़र। एग्जैक्टली फैसल चौधरी साहब, आपका नुक्ता आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी एडवोकेट साहब और शफकत अयाज मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के तीसरे मरहले ने सियासी मंजरनामे को मज़ीद पेचीदा बना दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, बयानात का तबादला हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने उल्टी गिनती की बात की तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि उल्टी गिनती भी सीधी हो जाएगी और उल्टी गिनती करवाने वाले भी इलेक्शन के बाद सीधे हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI और दीगर अपोजिशन जमातें कहती हैं कि अगर ये नूरा कुश्ती नहीं तो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन बेंचेस पर आकर बैठना होगा। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है और क्या हुकूमत के लिए खतरे की ये घंटी है? इसी पर बात करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक अजमत खान साहब। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का तीसरा मरहला भी हो गया और नून लीग तो कहती है हमारी 2 तिहाई अक्सरियत बन जाएगी, पीपल्स पार्टी सिर्फ धांधली का शोर मचा पाई है, बदला कुछ नहीं है। लेकिन क्या इसके असरात जो हैं वो विफाक में अब नून लीग को टफ टाइम देकर हमें देखने को मिलेंगे कि पीपल्स पार्टी टफ टाइम देगी नून लीग को? जी शहाबुद्दीन साहब, बात यह है कि इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मैं 1 माह कैंपेन में रहा। मैंने अपने आंखों से सब कुछ देखा कि ये नून लीग नहीं, ये एक तरह का दांधली लीग नाम होना चाहिए इनका। ये जो कुछ करते रहे, जब बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तशरीफ़ लाए तो मैंने सारी डिटेल उनके सामने रख दी कि यहाँ पर हमारे साथ बदतरीन दांधली होने वाली है। और फिर उन्होंने इक़दामात करके हर तरफ ये मैसेज दिया कि अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर इन्होंने दांधली कम करके जहाँ 10 सीटों पर करनी थी, उन्होंने 6 को वापस किया और 4 पे फिर भी दांधली कर ली। मैं आई विटनेस हूँ। फिर ये कश्मीर के इलेक्शन में हमें शुरू से अंदाजा था कि ये लोग वही करेंगे जो इन्होंने सारी उम्र किया है। तो कश्मीर में चेयरमैन बिलावल ने एडवांस में कहा कि दांधली को हर सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी हमारे पास सबूत हैं कि इन्होंने किस किस तरीके से दांधली किए। अब हम इस पे कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। हमने इनके साथ हुकूमत में बैठकर पूरे कारकुनान सब हमेशा एहतिजाज पे थे कि इनके साथ हुकूमत में ना बैठा जाए, इनको सपोर्ट ना दी जाए। लेकिन निज़ाम को बचाने के लिए हमने अपनी पार्टी को कमज़ोर किया, हमने कुर्बानी दी। अब हम और कुर्बानी नहीं देंगे। हम निज़ाम बचाना चाहते हैं लेकिन हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। हम इनके साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि इनसे कोई अच्छाई की तवक्का बाकी नहीं रही। ठीक हो गया। मलिक साहब, आपका नुक्ता आ गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वक्त देखें, सूरत हाल नून लीग के लिए बड़ी अजीब सी है। कभी कैबिनेट में से इंटीरियर मिनिस्टर उठकर कह देते हैं कि निज़ाम जो है वो नहीं चल रहा, कोलैप्स कर गया है सिस्टम। चले, बाद में वजाहत आ गई, लेकिन जो बात उन्होंने करनी थी कर दी। फिर PTI हमेशा से कहती है कि ये धांधली ज़्यादा हुकूमत है। अब आपकी इत्तेहादी जमात भी ये बात कर रही है। तो क्या अब हुकूमत के घबराने का वक्त है या हुकूमत अभी भी नहीं घबरा रही? PTI स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी टफ टाइम देने की बात कर रही है। देखिए, गुजारिश ये है कि हमें हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए और हक़ाइक़ ये हैं कि कौम समझती है कि उसे उसका हक़ की हुक्मरानी लौटाना चाहिए वापस ही। ये अवाम का हक़ है, जिसको चाहें वोट दे के मुंतखब करें। ये जो है ये नाकाबिल तसव्वुर है मुहज़्ज़ब मुआशरों में कि लोग वोट किसी को दें और हुकूमत साजी कोई और करे। ये मुनासिब नहीं है। ये किसी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, तो आवाम को पहली बात ये है कि आवाम को उनका हक़ की हुक्मरानी जो है वो वापस मिलना चाहिए। सही। और दूसरी बात ये है कि उनको 1-2 चीज़ें और हैं। वो ये है कि आवाम को, कौम को ये एहसास हो कि इस मुल्क में इंसाफ है, मेरिट है। और ये है कि अगर इंसाफ और मेरिट को आप इंश्योर कर दें तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम जो है वो अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाएगी।
बिल्कुल बात आपकी ठीक है, और अगर इस तरह से चीज़ें हो जाएं तो फिर तो बहुत ही बेहतरी की तरफ मामलात जाएं। अच्छा, इस वक्त एक डिबेट भी चल पड़ी है, जारी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से, सूबों के हवाले से। नून लीग उस हवाले से यूँ लगता है कि दरमियान में है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि ये हमारी रेड लाइन है। मैं मलिक साहब पर भी आऊँगा, लेकिन डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि नून लीग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से आपकी क्या राय है? नून लीग को क्या करना चाहिए? सूबे नए बनना तो इस वक्त की ज़रूरत करार दिया जा रहा है। की राय ये है कि एक बड़ा मशहूर ब्रिटिश पोएट है अलेक्जेंडर पोप जी, तो उसने कहा था, बड़ा मशहूर उसका शेर है कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट, whatever is best administered is best। बात यह है कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं है, असल में तो निज़ाम वो बेहतर है जो सही तरह से डिलीवर करे, जिससे अवाम को रिलीफ हो। मसला निज़ाम का नहीं है, निज़ाम चलाने वालों का है। मसला सूबों का नहीं है, सूबे चलाने वालों का है। आप 4 सूबे बनाएं या 40 बनाएं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक के सूबे चलाने वाले ठीक नहीं होंगे। जब तक ये है कि जिनके हाथ में ये देखें अनानी इक़्तिदार है, बागडोर है इक़्तिदार की, जब तक वो ये फैसला नहीं करेंगे कि हम ये है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं सिर्फ उनको ये हक है हुक्मरानी का, और दूसरी बात ये कि मुल्क में इंसाफ हो, और तीसरी बात ये कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मेरिट पे ये है कि जब तक अमल नहीं किया जाएगा, सूबों की तादाद बढ़ाने से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ये सही है कि बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, छोटे होने चाहिए, ये बात सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ज्यादा होने चाहिए, लेकिन ये उस वक्त तक ये पर्पस सर्व नहीं करेगा जब तक सूबे चलाने वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चलाने वाले, निज़ाम चलाने वाले ठीक नहीं होंगे। सही हो गया। मैं इसी पर राय लेना चाहूँगा मलिक अज़मत खान साहब आपकी, क्योंकि जारी बात है एक डिबेट तो अब शुरू हो चुकी है, और यूँ लगता है कि बड़ी सीरियस तरीके से शुरू हो चुकी है, और इस पर बात भी हो रही है। अलबत्ता एक प्रोसेस जो होता है वो तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन सूबों के हवाले से पीपल्स पार्टी बड़ा वाज़े अंदाज में बताती है कि जी ये हमारी रेड लाइन है। सिंध के हवाले से हमारी करारदादें मौजूद हैं, तो उस तरफ का रुख ना किया जाए। आपको क्या लगता है कि होने क्या जा रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या राय है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या प्रोविंसेस के हवाले से? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी असूलों के ऊपर सियासत की है, और हम ये नहीं कहते कि ये हमारी रेड लाइन है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके साथ मशवरा किया जाए, और इस इशू को डिस्कस किया जाए कि क्या ये मुल्क के लिए बेहतरी ला सकते हैं या नहीं। अब ये एक बात तो नहीं है, यहाँ पर सूबों के साथ साथ सदारती निज़ाम की भी बात हो रही है, तो सदारती निज़ाम हमारा रेड लाइन है। सूबे बनाना अगर मुल्क के मफाद में है, बेशक हम साथ देंगे, अगर नहीं है तो वो भी तमाम सियासी जमातें बैठकर फैसला करे, जो भी फैसला करती है हम उन्हीं के साथ जाएंगे। मलिक अज़मत खान साहब, आपके इस वक्त जो नुक्ता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम के वाले से भी आपने बात की, लेकिन इस वक्त एक और डिबेट स्टार्ट हो चुकी है, और वो है नेशनल गवर्नमेंट की, कि बहुत से इख्तलाफात हैं सियासी जमातों के, और एक कौमी हुकूमत बननी चाहिए। एक नेशनल डायलॉग कमेटी भी एक्टिव हुई है, उसमें कुछ पुराने सियासतदान भी हैं, पीटीआई को भी कौमी धारे में लाने की बात करते हैं, इख्तलाफात दूर करने की बात करते हैं। तो अब तो पीपल्स पार्टी के भी इख्तलाफात हो गए, तो एक क्या आपको लगता है कि एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, फिर उसमें बैठ के रिफॉर्म्स हों, सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स बैठें, इलेक्शन कमीशन और दीगर चीज़ों पर इत्तफाक़ राय, और फिर मुल्क आगे बढ़े? जी शाह साहब, देखिए इस मुल्क के अंदर ये एक तजुर्बगाह है। अब अभी तक किसी ने इसको साफ और शिफाफ इलेक्शन नहीं दिए, ये एक बड़ा चैलेंज है। आप डेमोक्रेसी की कामयाबी और नाकामी को तब तोले जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए इस मुल्क के अंदर। तो अभी तक 70 सालों में तो हम इसमें कामयाब नहीं हुए, तो फिर आप निज़ाम को किस तरह बुरा कह सकते हैं? जमहूरी लोग कब पावर में आए हैं? ये तो कंट्रोल डेमोक्रेसी को आप डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते। ये मुल्क के अंदर जो निज़ाम चला है वो बुरा है। अगर मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन निज़ाम जमहूरी निज़ाम है, लेकिन वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के ज़रिए से आता है वजूद में। तो अगर ये एक ही फैसला हो
तो फिर आप देखें कि मुल्क के हकीकी नुमाइंदे चुने जाएंगे, फिर हकीकी नुमाइंदे जब आएंगे तो वो मुल्क के मफाद में ठीक। बेहतर फैसले करना शुरू कर देंगे। अब जिसके अंदर आपका मलिक साहब नुक्ता आ गया, चूंकि जिसके अंदर मलिक साहब कैपेसिटी नहीं है उसको आपने वज़ीर-ए-आज़म बनाया है। आप कभी इमरान को वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं, कभी शहबाज को बनाते हैं, तो यही मुल्क का हाल होगा। ठीक ठीक मलिक साहब आपका नुक्ता आ गया। मैं क्योंकि वक्त की कमी है तो डॉक्टर साहब की भी इनपुट लूंगा। डॉक्टर साहब, एक नई डिबेट जो है वो स्टार्ट हुई है कि कौमी हुकूमत होनी चाहिए, सब पॉलिटिकल प्लेयर्स हों उसमें, और इलेक्शन कमीशन और बाकी मामलात को हल करके मुल्क आगे बढ़े। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, कौमी हुकूमत तो ऐसी हो जिसपे कौम का वाकई एतमाद हो, यानी ऐसे बेदाग किस्म के लोग हों जिन आदि बिल्कुल शानदार हो, जिनके ऊपर कोई दाग ना हो करप्शन का, और जिनके ऊपर वाकई कौम का एतमाद हो, वही कौमी हुकूमत में शामिल होने के अहल हैं। और उसके बाद ये है कि कौमी हुकूमत अगर ऐसी हो जिस पे कौम का एतमाद हो, और फिर इलेक्शन कमीशन ऐसा हो जिस पे कौम का एतमाद हो, तो फिर और वो इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, अवाम अपने वोटों से जिनको चाहें वो मुंतखब करें, उन्हें हुकूमत साजी का हक है। तो ये तरीका है, मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन वे फॉरवर्ड यही है। एग्जैक्टली वे फॉरवर्ड तो यही है कि हक़ हुक्मरानी जो है वो आवाम के पास होना चाहिए, और आवाम जिसे वोट दें वो मुंतखब हो, वो आकर हुक्मरानी करे। यही असल जमहूरियत है। वरना फिर निज़ाम जो भी हो, अगर उसे मैनेज करते रहेंगे तो फिर तो निज़ाम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, और मलिक अज़मत ख़ान साहब आपका भी। मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।